रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12 ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में 10 मार्क्स का आता है लगभग। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है इट इज़ रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी हैं विद नॉर्मल फंक्शनिंग और वो फंक्शन अपना सही परफॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO बताओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है? अगर क्वेश्चन आया अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है तो आप क्या लिखोगे? इट मीन्स टोटल वेल बीन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। वो फिजिकल भी सही होगा, इमोशनली भी सही, बिहेवियर भी सही होगा एंड सोशली भी सही होगा। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर, सोशल सब मैटर करता है अकॉर्डिंग टू WHO। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू क्रिएट अवेयरनेस। इंडिया पहली कंट्री थी जिसने क्रिएट की अवेयरनेस किसके लिए? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए, कि फैमिली छोटी से छोटी होनी चाहिए। क्यों? अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ होगी। इस वजह से जो इंडिया थी वो पहली कंट्री थी जिसने अवेयरनेस क्रिएट की फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विच वाज इनिशिएट इन 1951। अगर MCQs में आया तो ये लगाना 1951 फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जितनी छोटी फैमिली होगी उतनी कम रिसोर्स यूज़ होगी और ज़्यादा रिसोर्स आगे वाली जनरेशन के लिए बची रहेगी। अब आता है RCH। RCH क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये क्या करता है? ये करता है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन। हमें रिप्रोडक्शन की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन एंड डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स। हमें इंट्रोडक्शन करना है सेक्स एजुकेशन का इन स्कूल और बच्चों को प्रोवाइड करनी है राइट इन्फॉर्मेशन। क्यों? ताकि वो मिथ्स से, अपनी मनगढ़ंत बातों से दूर रहें। फिर आता है थर्ड पॉइंट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट एडल्सेंस एंड रिलेटेड चेंज, सेफ एंड हाइजीनिक अबाउट STD। जब प्यूबर्टी आती है उसे हम कहते हैं एडल्सेंस एज स्टार्ट हो गई है बच्चे की, तो उसमें उसके अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। जैसे मैन में बियर्ड आती है, आवाज़ थोड़ी भारी होती है। फीमेल में उनकी पिच हाई होती है, पतली होती है आवाज़। और उन्हें बता और भी चेंजेस होते हैं थोड़े, तो उन्हें बताना पड़ता है कि आपको अपना हाइजीन मेंटेन करना है और क्रिएट अवेयरनेस अबाउट STD। STD क्या होती है? STD होती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स। ये हम आगे पढ़ेंगे। एजुकेट पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल। फर्टाइल कपल का क्या मतलब हुआ? फर्टाइल का मतलब होता है डैट कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन। जो लोग चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फर्टाइल कपल। तो हमें उन्हें एजुकेट करना होता है क्या? कि केयर ऑफ़ प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करो, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि देखो हमने पहले पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में कि जो ब्रीस्ट फीडिंग होती है उसके शुरू में 1 to 3 डेज़ क्या निकलता है? कोलोस्ट्रम निकलता है, जिसके अंदर IgA एंटीबॉडी होती है और वो बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस है। और अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन सो डैट ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस ना हो। हमें इन्हें समझाना पड़ता है कि आपको बर्थ कंट्रोल ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आपके 2 बच्चे हो गए हैं तो अब आपको आगे बर्थ कंट्रोल यूज़ करना पड़ता है। क्यों? ताकि बस आपके 2 बच्चे ही रहें। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो फिर इंडिया की रिसोर्स तो कम हो जाएंगी ना। क्रिएट अवेयरनेस एंड इंक्रीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़। जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मैटरनल कहते हैं मदर को, इन्फेंट मतलब जो बेबी का बर्थ हुआ है। तो जो मैटरनल और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसका क्या मतलब होता है? जितनी मदर मरती हैं और जितने इन्फेंट मरते हैं उन्हें हम कहते हैं मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। जो वो मरते हैं अगर उनका मरना कम कैसे होगा? कम, डिक्रीज़ मतलब उनका मरना कम कैसे होगा? जब हम मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा देंगे, उनके पास सारी मेडिसिन होगी, डॉक्टर होंगे, तो उनकी मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, वो कम मरेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोफेशनल एक्सपर्ट होंगे हमारे पास, डॉक्टर होंगे, मटेरियल सपोर्ट होगा, मेडिसिन होगा, तो हम उनकी मॉर्टेलिटी रेट कम कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? जो फीटस होता है वो बात करता है कहाँ पर? एमनियोटिक फ्लूइड में। तो जब हम एमनियोटिक फ्लूइड टेकन आउट थ्रू इंजेक्शन से हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे फीमेल के अंदर से, उसे हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है।
जो एमनियोसेंटेसिस होती है वो हम करते हैं लगभग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है 12 वीक्स का, उसके हम बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद उसकी लिम्स बन जाते हैं, डिजिट बन जाते हैं, आपने पढ़ रखा है पिछले वाले चैप्टर में। अब आता है बाय द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो हमने निकाला है, वी कैन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हम उस एमनियोटिक फ्लूइड से पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st ट्राइसोमी, मतलब इसमें होता है जैसे नॉर्मल तो XX या XY होता है, लेकिन इसमें होता है 21st क्रोमोसोम पे XXY, ये होता है। ये अब आगे पढ़ोगे। फिर आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें अगर आपका कभी हाथ कटता है, आपका ब्लड रुकने का ही नहीं है अगर आपको हीमोफीलिया है तो। हीमोफीलिया में जो कैस्केड प्रोटीन होता है ना, तो वो ख़राब हो जाता है हीमोफीलिया में, ठीक है। फिर आता है सीकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होती है, इसमें जो आपकी RBC होती है वो सीकल सेल हो जाती है, और हम एमनियोटिक फ्लूइड से पता लगा सकते हैं कि ये फीटस आगे जिएगा या नहीं जिएगा, मतलब इसकी डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, डिटरमाइन द सर्वाइवल ऑफ फीटस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बाई एमनियोसेंटेसिस एमनियोटिक फ्लूइड की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। इट कैन आल्सो रिवील बेबीज़ जेंडर। हम एमनियोसेंटेसिस से पता लगा सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। मिसयूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबोर्न चाइल्ड मेनली लीडिंग टू फीमेल फीटिसाइड्स। जब हमें पता चल गया कि ये लड़का है या लड़की है बाय द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे। जो गांव के लोग होते थे तो वो क्या करते थे, अगर गांव के लोगों को पता चल गया कि ये फीमेल है, मेल नहीं है, तो वो फीमेल फीटिसाइड कर देते थे, वो उसे मार देते थे। अगर वो मेल होता था तो उसे नहीं मारते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने एमनियोसेंटेसिस बैन कर दी। क्यों? क्योंकि अगर एमनियोसेंटेसिस बैन नहीं करते हम तो फीमेल की हत्या होती रहती, क्योंकि पहले ही पता चल जाता कि मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल हुआ तो मार देते, मेल होता तो नहीं मारते, ठीक है। अब आता है जो एमनियोसेंटेसिस होता है, कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर 15 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, टिपिकल बिटवीन 16 to 20 वीक्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने का होता है, 12 वीक्स का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद करते हैं हम एमनियोसेंटेसिस। 4 वीक का क्या मतलब, 4 वीक का मतलब 1 मंथ, और 12 वीक्स का मतलब 3 मंथ, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद करते हैं हम एमनियोसेंटेसिस। फिर आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज़ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत, ड्यू टू इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटी अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशन हेड ऑन एक्सप्लोजन। देखो, जैसे जैसे देश तरक्की कर रहा जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ रही है मेडिकल, तो क्या हो रहा है, तो जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो रही है। तो क्या होगा उससे, उससे जो पॉपुलेशन होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि जो मरने वाले लोग हैं वो मर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मर रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो गई हैं। तो उनसे क्या होगा, जो हमारी पॉपुलेशन होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि जो पैदा हो रहा है वो पैदा तो हो रहा है, लेकिन जो जाने वाला है वो जाने का नहीं, क्योंकि वो तो ICU में भर्ती है। तो मेडिकल फैसिलिटी तो बहुत है, तो जो मरने वाला है वो मरता नहीं जल्दी से, और पैदा होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये कुछ डेटा याद कर लेना, कभी ऐसी आ जाए। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, दुनिया की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन थी, ठीक है। और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया, सिर्फ इंडिया, ये तो वर्ल्ड की थी 1900 में 2 बिलियन, और इंडिया की थी 350 मिलियन 1947 में। और हमने रिसेंटली देखा 2011 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो थी 7.2 बिलियन। और इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है टोटल, अब 2011 में जो चेक कर रहा था, 1.2 बिलियन। पॉपुलेशन इंक्रीज़ क्यों हो रहा है, बिकॉज रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, क्योंकि जो डेथ रेट है, जो मरने वाले हैं वो तो कम है और आए जा रहे हैं, बर्थ होती जा रही हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है, जो मदर मरती हैं, वो भी कम हो रहा है। जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है, जो नवजात शिशु मरते हैं, वो भी कम हो रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी हो गई हैं, इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही हैं।
अब आता है 2011 सेंसस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वाज लेस देन 2%। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है, जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लेस देन 2% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है। अब आता है नेटिलिटी क्या होती है। नेटिलिटी होती है पैदाइश, और मॉर्टेलिटी क्या होती है ख़त्म, फिनिश, गया, टाटा बाय बाय। नेटिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ईयर्स इन अ पॉपुलेशन पर ईयर। एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए पर 1000 पे, उन्हें हम कहते हैं नेटिलिटी। और मॉर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ डेथ रेट पर 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन पर ईयर। अब आता है कंट्रोल मेथड, हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज़ फॉर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि हमारी स्मॉल फैमिली रहे, हमारी 7-8 बच्चे ना हो। आपने देखा होगा इंडिया में ट्रकों के पीछे लगा रहता है स्लोगन, हम दो हमारे दो, ताकि वो मोटिवेट हों कि ज़्यादा पॉपुलेशन करना नुकसान की बात है। फिर आता है थर्ड, जो मैरिजेबल एज होती है फ़ीमेल की वो कितनी है 18 ईयर्स, और जो मेल की है वो कितनी है 21 ईयर्स। पहले क्या था, पहले बच्चों की शादी करवा देते थे, तो जब बचपन में ही शादी हो गई 16-17 साल की उम्र में, तो उनके जो बच्चे होते थे वो ज़्यादा होते थे, एक 21 में हुआ, एक 22 में हुआ, एक 23 में हुआ। लेकिन जब हमने थोड़ी बढ़ा दी, मेल की 21 ईयर्स कर दी और फीमेल की 18 ईयर्स कर दी, जो चाइल्ड मैरिज होती थी उन पर हमने बैन लगा दिया, ये मैरिजेबल एज हो गई। तो अब क्या होगा, तो इनकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि देखो ये मैच्योर भी हो गए, इन्हें पता है कि गुजारा होगा हमारा या नहीं होगा, तो उतने ही करेंगे ये जितनी ज़रूरत है। अब आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, हमें पॉपुलेशन कम करनी है तो उसके लिए क्या मेथड आता है, जो सेक्सुअल ड्राइव होती है, डिज़ायर होता है, जो यूफोर्बिया होता है, मतलब जो फीलिंग होती है, ठीक है, तो उसके बीच में कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो इंटरफेयर नहीं करते। उनका मकसद क्या होता है कि चाइल्ड नहीं हो, बस ये मकसद है इनका। वो सेक्सुअल ड्राइव के बीच में इंटरफेयर नहीं करते। इट मीन्स ये तो होगा बट नो फर्टिलाइजेशन, नो बेबी। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्या मतलब होता है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, वो सेक्सुअल ड्राइव के बीच में इंटरफेयर ना करे, और वो ईज़िली अवेलेबल हो, सस्ती हो, इफ़ेक्टिव हो, और रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का क्या मतलब है, जैसे दो पार्टनर कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है, और उनका फिर कोई चाइल्ड नहीं होगा, यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का, लेकिन अगर 1 साल बाद उन्हें नीड हुई कि हमारा एक चाइल्ड होना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उनका चाइल्ड हो जाए, उसे कहते हैं रिवर्सिबल। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ किया तो नहीं होगा, और कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं किया तो हो जाएगा, यानी कि रिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि अगर यूज़ करा आपने कॉन्ट्रासेप्टिव एक बार तो ज़िंदगी भर चाइल्ड ही नहीं होगा आपका, ऐसा नहीं है। फिर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके तो 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। पहला होता है नेचुरल मेथड। इसमें फर्स्ट आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इसका मतलब होता है कपल अवॉइड फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम 10 to 17 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, जो 14th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन से ओवम रिलीज़ होता है, और ओवम को कौन फर्टिलाइज़ करता है, स्पर्म। तो अगर ये सेक्सुअल कांटेक्ट करेंगे 10 to 17 डे, तो क्या होगा, जो चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन के वो ज़्यादा होंगे। क्यों, क्योंकि 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, और ओवम की भी कुछ लाइफ होती है, और जब स्पर्म एंटर करता है उसकी भी कुछ लाइफ होती है। तो अगर उन्हें किसी चाइल्ड की नीड नहीं है तो वो 10 to 70 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर क्वाइटस नहीं करें, क्योंकि अगर यहाँ पर करेंगे तो चांसेस जो होगी फर्टिलाइजेशन की वो ज़्यादा होती है। फिर आता है क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर होता है विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। जो इजैकुलेशन होता है जिसमें सीमन निकलता है, तो सीमन निकलने से पहले ही अगर वो वेजाइना से अपना पेनिस विड्रॉ कर लेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। फिर आता है थर्ड लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें क्या होता है, ये होता है 6 मंथ का।
जब पार्टुरेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, फिर उसके बाद मदर चाइल्ड को ब्रीस्ट फीडिंग करती है 6 मंथ तक लगभग। तो उसमें क्या होता है, उसमें उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं चलेगी, ना ही उसका ओव्यूलेशन होगा। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवम भी नहीं होगा, तो नो फर्टिलाइजेशन। तो अगर वो 6 मंथ में करते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो नील होते हैं, कब? नेचुरल मेथड में, क्योंकि हम इसमें कोई भी डिवाइस या मेडिसिन यूज़ नहीं करते। हैव हायर फेलर रेट, ये फेल भी हो सकता है क्योंकि ये तो नेचुरल है ना। फिर आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। जो ओवम और स्पर्म होते हैं उन्हें हम प्रिवेंट करते हैं मीट करने से, मिलने से, फ्यूज़न करने से। किसके हेल्प से? बैरियर मेथड के हेल्प से। इसका एग्जाम्पल होता है, एक तो ये होता है और एक होता है फेमिडम, और ये मेड अप ऑफ रबर एंड लेटेक्स शीथ, कवर करता है ये पेनिस को। और एक आता है निरोध, इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ दिस फॉर मेल। एडवांटेज ऑफ दिस, बोथ मेल एंड फीमेल आर इंसर्टेड, वो खुद लगा सकते हैं ये। गिव्स प्राइवेसी टू द यूज़र, उन्हें प्राइवेसी मिलती है कि वो खुद इसका यूज़ कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए किसी डॉक्टर या नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जैसे कि एड्स, ये एड्स से प्रिवेंट करता है। क्यों? क्योंकि वो कवर करता है पेनिस को, तो एड्स और एसटीडीज जैसी जो होती हैं बीमारियां ये नहीं हो सकती। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ क्या होती है? कॉज्ड बाय डूइंग सेक्सुअल प्रैक्टिस और पार्टनर विदाउट प्रोटेक्शन, बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर आप किसी पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाएंगे और अगर उस पार्टनर को एसटीडी हुआ, एसटीडी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे एड्स, साइफिलिस, गोनोरिया एट्सेट्रा, ठीक है, तो उसको भी एसटीडी हो जाएगी जो बनाएगा साथ में संबंध। फिर आता है जो बैरियर मेथड होता है, जिनके एग्जाम्पल ये दोनों हैं, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हैं इनके? और हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, वॉल्ट्स, ये तीनों, ये देखो फेमिडम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये चारों होते हैं फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए होते हैं, टू कवर सर्विक्स को कवर करने के लिए, ठीक है। मेड अप ऑफ रबर, रबर के बने होते हैं। दे आर रीयूजेबल, ये याद रखना, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट्स, दे आर रीयूजेबल, इन्हें हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स, ये क्या होते हैं? यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दीज बैरियर्स, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अलोंग विद दिस बैरियर, इन बैरियर के साथ हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्या करते हैं? ये करते हैं, इनके अंदर केमिकल होता है डेट किल और डेस्ट्रॉय स्पर्म, जो स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है उनके अंदर एक केमिकल होता है जो कि बना होता है बोरिक एसिड और लैक्टिक एसिड से, जो कि स्पर्म को डेस्ट्रॉय करता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फिर आता है थर्ड, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, डिवाइस इंसर्टेड इनटू द यूटरस ऑफ फीमेल बाय डॉक्टर और नर्स। जो ये था, ये तो आप खुद सेल्फ इंसर्टेड कर सकते थे, लेकिन जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होता है, डिवाइस इंसर्टेड इनटू द यूटरस ऑफ फीमेल बाय डॉक्टर और नर्स, ये सिर्फ डॉक्टर और नर्स ही कर सकते हैं इंसर्ट। इसके 3 पार्ट होते हैं और आईयूडी का क्वेश्चन तो आता ही आता है। नॉन मेडिकेटेड आईओडी क्या होती है? लिब्स लूप, याद रखना अगर क्वेश्चन आया नॉन मेडिकेटेड आईओडी का एग्जाम्पल क्या होता है? लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड का। और जो हार्मोनल आईओडी होती है उनका एग्जाम्पल क्या होता है? प्रोजेस्टेसर्ट, LNG-20। देखो आपने पढ़ा है प्रोजेस्टेरॉन तो एक हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेसर्ट और LNG-20। फिर आता है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कौन कौन होती हैं? एक होती है कॉपर टी, एक होती कॉपर 7 और एक होती मल्टी लोड 375। इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिनमें ये क्वेश्चन ना आए। ये लिप्स लूप का डायग्राम दे रखा है। जो लिप्स लूप होता है वो बना होता है पॉलीइथाइलिन से एंड बेरियम सल्फेट से। ये क्या होता है? ये होता है नॉन मेडिकेटेड आईओडी, याद रखना। फिर आता है कॉपर टी। कॉपर टी के अंदर क्या होते हैं? कॉपर आयन रिलीज़ करता है कॉपर टी, और कॉपर आयन क्या करते हैं? सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म का मूवमेंट होता है ना, तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं, कौन? कॉपर आयंस। और स्पर्म की जो कैपेसिटी होती है फर्टिलाइज़ करने की, ओवम, वो भी ख़त्म कर देते हैं।
तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आईयूडी। फिर फोर्थ आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स हैविंग प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। जो टेबलेट होती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, उनमें क्या होता है, उनमें होता है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। क्यों होता है, क्योंकि अगर उनमें प्रोजेस्टेरॉन होगा तो जब वो कोई लेडी खाती है तो उसका अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा, और जो एफएसएच और एलएच होंगे वो दोनों कम हो जाएंगे। अगर एफएसएच और एलएच कम हो जाएंगे तो क्या होगा, देखो अगर एफएसएच कम हो गया तो फॉलिकल तो डेवलप ही नहीं होंगे, तो ना ही ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और ग्राफियन फॉलिकल फटने के बाद, रप्चर होने के बाद ओवम भी रिलीज़ नहीं करेगा, तो नो ओव्यूलेशन नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फिर आता है जो पिल्स होती हैं, पिल्स टेक्स डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, पिल्स को 21 दिनों में डेली लेना चाहिए। फिर आता है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये इनहिबिट करती हैं क्या, इनहिबिट का मतलब रोकती हैं ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट, जो जाइगोट में जो ब्लास्टोमियर सेल बनते हैं, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनती है, और ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर जाकर एंडोमेट्रियम पे ज्वाइन होती है, उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो उसे भी ये क्या करता है, रोकता है, इनहिबिट करता है। पिल, एक पिल का नेम है सहेली। जो सहेली है वो नॉन स्टेरॉयडल है, याद रखना, इसमें स्टेरॉयड नहीं होता। स्टेरॉयड क्या होता है, स्टेरॉयड दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेरॉन्स, एक होता है स्टेरॉल। जो स्टेरॉन्स होते हैं वो जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और जो स्टेरॉल होते हैं जैसे कि कोलेस्टेरॉल, ये आपने क्लास 11वीं में पढ़ा होगा। जो सहेली होती है वो होती है नॉन स्टेरॉयडल, इसमें स्टेरॉयड नहीं होता। डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने सहेली डेवलप की थी। ठीक है। फिर आता है ये सहेली जो है ये वंस अ वीक टेबलेट है, सहेली को आप एक हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ले लो चाहे। वेरी लेस्ट साइड इफ़ेक्ट, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, याद रखना, सहेली एग्ज़ाम में आता ज़रूर है। फिफ्थ आता है इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन। ये क्या होता है, जब हम प्रोजेस्ट्रोजन के या प्रोजेस्टोजेंस कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, जब हम प्रोजेस्टोजन या प्रोजेस्ट्रॉन कुछ भी कह दो आप, ठीक है, अलोन और इन कम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन, अगर हम खाली प्रोजेस्टेरॉन को या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के कम्बिनेशन को यूज़ करेंगे बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट, अगर वो यूज़ करेगी फीमेल एज एन इंजेक्शन की फॉर्म में लेगी प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन को, या फिर इम्प्लांट करेगी। इम्प्लांट कैसे करते हैं, ये 6 फ्लेक्सिबल स्टिक होती हैं प्लास्टिक रॉड की, इनमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये रिलीज़ करती है प्रोजेस्टेरॉन, इनको हम स्किन के अंदर करते हैं इम्प्लांट। ठीक है। और आपकी बुक में गिवन होगा, ये डायग्राम देख लेना इसका। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है, जब हम प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं या फिर हम कोई सी आईओडी यूज़ करते हैं विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस, क्वाइटस के 72 घंटों के अंदर अंदर, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, चाइल्ड नहीं फॉर्म होगा। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज़ होती है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं पिल के, जैसे अनवांटेड 72 या आई पिल, ये एग्जाम्पल हैं। फिर आता है सर्जिकल मेथड, ये आता है एग्ज़ाम में। सर्जिकल मेथड जो होता है उसे हम कहते हैं स्टेराइलाइजेशन। उसमें क्या होता है, सर्जिकल मेथड में बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी हम ब्लॉक करते हैं क्या, गैमेट का ट्रांसपोर्ट। जैसे मेल में पढ़ा है आपने, वास्ट डिफरेंस लेके जाती है ना स्पर्म को, तो अगर हम वास्ट डिफरेंस को ही कट कर देंगे तो वो स्पर्म लेके ही नहीं आएगी, स्पर्म निकलेंगे ही नहीं, तो सीमन में स्पर्म होंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जो ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, जब हम फेलोपियन ट्यूब को टाइट कर देते हैं, जैसे फीमेल में क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है जो कि ओवम को ओव्यूल से कैप्चर करती हैं बाय द हेल्प ऑफ इन्फेंटिबुलम के अंदर जो फिम्बरी होती है। तो अगर हम फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर देंगे तो क्या होगा, ओवम जाएगा ही नहीं स्टमस और एम्पुलर जंक्शन पर, तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो वैसेक्टोमी में क्या करेंगे, हम वास्ट डिफरेंस को कट करेंगे, टाइट करेंगे, और ट्यूबेक्टोमी में क्या करेंगे, हम फेलोपियन ट्यूब को टाइट करेंगे या कट करेंगे। ये क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ और पूछते हैं इसमें, ये पूछते हैं कि क्या हम इसे रिवर्सिबल कर सकते हैं। क्वेश्चन आया, किसी ने वैसेक्टोमी करा लिया, किसी ने ट्यूबेक्टोमी करा ली,
तो क्या फिर वो आगे जाकर स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोसीजर जो होता है ये इरिवर्सिबल होता है, इसकी पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। अगर किसी ने करा लिया तो करा लिया, ज़िंदगी भर फिर वो ऐसे ही रहेगा, कांट रिवर्स। साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई वुमेन ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करेगी, इम्प्लांट का यूज़ करेगी, इंजेक्शन का, प्रोजेस्टेरॉन का यूज़ करेगी, तो क्या होगा? तो नौजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा उसे, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होगी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, और क्या होगा? ब्रीस्ट कैंसर भी हो सकता है। फिर आता है एमटीपी। एमटीपी से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का क्या मतलब हुआ? जो एबॉर्शन होता है उसे हम कहते हैं एमटीपी। बिफोर फुल्ली डेवलप बेबी ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर कोई बेबी ख़राब है या उस बेबी की वजह से मदर को कोई हार्म है, तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। नियरली 45 to 50 मिलियन एम टी पीज़ आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर, एक साल में इतनी एम टी पीज़ प्रोड्यूस होती हैं ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो एम टी पी होती है ना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कंसिडर सेफ फॉर 12 वीक्स। अगर 12 हफ्तों के अंदर अंदर एम टी पी हो गई तो वो सेफ़ है, मदर को कोई ख़तरा नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं 12 वीक्स को। लेकिन अगर हम वो करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर में 12 वीक्स के बाद, तो क्या होगा? तो वो बहुत रिस्की होता है एम टी पी। फिर आता है अकॉर्डिंग टू 2017 एक्ट के अमेंडमेंट जो था, उसमें क्या था? उसमें ये था, अगर कोई वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी एमटीपी करवाती है, मतलब जो उसके फीटस को मतलब ख़त्म करवा देती है, तो क्या होता है एमटीवी में एमटीवी तो क्या होता है एमटीपी में कराने के लिए उसे किसका ओपिनियन चाहिए? उसको ओपिनियन चाहिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उसके बिना वो एमटीपी नहीं करा सकती। और अगर वो सेकंड ट्राइमेस्टर में कराएगी एमटीपी, तो क्या चाहिए? तो उसे एक नहीं चाहिए, उसे दो चाहिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिनका ओपिनियन से वो कराएगी एमटीपी, क्योंकि सेकंड ट्राइमेस्टर में सेफ़ नहीं रहती एमटीपी कराना। अब आता है एसटीडी। एसटीडी क्या होते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, जो कि सेक्स की वजह से ट्रांसफ़र हो एक से लेके दूसरे तक, जैसे कि एड्स हुआ, गोनोरिया हुआ, साइफिलिस हुआ, जेनाइटल हर्प्स हुआ। जो जेनाइटल हर्प्स हुआ और एड्स हुआ, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, वो इंसान मरेगा। फिर आता है हेपेटाइटिस बी कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट और इंजेक्शन निडल। अगर किसी हेपेटाइटिस बी के पेशेंट ने कोई इंजेक्शन यूज़ किया और वही इंजेक्शन की निडल हम किसी और पेशेंट में यूज़ कर देंगे, तो उस दूसरे वाले पेशेंट को भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम एड्स भी ऐसे ही होता है। अगर हमने किसी के इंजेक्शन लगाया और उसे एड्स है और फिर दूसरे के लगा दिया, तो दूसरे वाले को भी एड्स हो जाएगा। जो एड्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमने उसे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम क्यों कहा? क्योंकि जो एड्स का पेशेंट होता है उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एड्स के अंदर एक वायरस होता है जिसे हम कहते हैं एचआईवी वायरस। जो एचआईवी वायरस होता है उसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, या आप आगे पढ़ोगे 12th में ही। वो क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है आरएनए को डीएनए में, और ये अफेक्ट करता है कहाँ पर? टी लिम्फोसाइट में। टी लिम्फोसाइट क्या होती है? ये पार्ट होता है इम्यूनिटी का। तो उसकी इम्यूनिटी हो जाती है वीक, सो डैट इम्यूनिटी ऑफ पर्सन बिकम वीक। और कोई भी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, अगर उसे नज़ला बुखार भी हुआ ना, तो वो उसे इतना ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी इम्यूनिटी तो एचआईवी वायरस खा चुका है। तो क्या होगा? छोटी से छोटी चीज़ भी उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी और वो ऐसे ही मर जाएगा एक दिन। उसके एड्स के अर्ली सिम्टम क्या होते हैं? फ्लूइड डिस्चार्ज, ईचिंग, स्लाइट पेन होता है, स्वेलिंग ऑफ जेनाइटल रीजन, जो जेनाइटल रीजन होता है वहाँ पर स्वेलिंग होती है। और उसके लेट बाद में जो आते हैं सिम्टम, वो क्या होते हैं? कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, फीमेल में कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, और इनफर्टिलिटी हो जाती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। वो क्या होता है? मैंने पढ़ाया था आपको, जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करें एंडोमेट्रियम को छोड़कर कहीं और पर अदर देन यूट्रस, उसे हम कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और उसके लेट सिम्टम क्या होते हैं एड्स के? पीआईडी भी होता है। पीआईडी का क्या मतलब हुआ? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़। ये नेम याद रखना, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है पीआईडी की, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़।
और जो रिस्क होता है एड्स का वो कौन सी एज के ग्रुप के बच्चों को होता है, 15 to 24। फिर आता है प्रिवेंशन, हम एड्स से कैसे बचें। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर। बहुत सारे लोग होते हैं जाहिल गवार, तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ। और ठीक है, फिर आता है सेकंड, ऑलवेज़ यूज़ बैरियर मेथड, हमें हमेशा बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है गो टू डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एसटीडी, अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखे एसटीडी का तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और इलाज करवाओ उसका। फिर आता है इनफर्टिलिटी, क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अगर कोई पार्टनर, दोनों पार्टनर करते हैं लेकिन तब भी वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो उन्हें हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्यों होती है, ड्यू टू ड्रग्स की वजह से, डिसीज़ की वजह से या फिर फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से। द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू स्पेशल टेक्निक, तो जिन लोगों में इनफर्टिलिटी होती है तो वो भी चाइल्ड पैदा कर सकते हैं, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ आर्ट। आर्ट क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो, और जो इन वीवो होता है वो होता है इनसाइड द बॉडी। जो इन विट्रो होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम स्पर्म लेते हैं मेल से और ओवम लेते हैं फीमेल से, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराते हैं आउटसाइड द बॉडी। कहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में। एक टेस्ट ट्यूब में स्पर्म डाला और ओवम डाला, उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उस टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट डिवाइड करेगा, क्लीवेज डिवीज़न करेगा और क्या फॉर्म करेगा, धीरे धीरे ब्लास्टोमियर, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, आपने को मैंने पढ़ाया है पिछले चैप्टर में। अगर ब्लास्टोमियर 8 सेल तक, अप टू 8 सेल जो ब्लास्टोमियर होगा, अगर वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया फिर टेस्ट ट्यूब से फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में, उसे हम कहेंगे जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में हमने ट्रांसफ़र करा किसका, जाइगोट का, क्योंकि जाइगोट की 8 ब्लास्टोमियर को हमने करा ट्रांसफ़र। ठीक है, अब आता है आईयूटी, क्या होता है, आईयूटी होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, 8 सेल से ज़्यादा वाला ब्लास्टोमियर को ट्रांसफ़र करते हैं हम, कहाँ पर, यूटरस में। ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर टू यूटरस। ठीक है, जिफ्ट में क्या करते हैं फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र 8 ब्लास्टोमियर तक, और आईयूटी में क्या करते हैं, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का ट्रांसफ़र यूटरस में करते हैं। आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ओवम लेते हैं आउटसाइड द बॉडी और 1 स्पर्म बाय इंजेक्शन टू द ओवम, हम ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म का फ्यूज़न करा देते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, ये भी आउटसाइड द बॉडी होता है, इसलिए हमने कहा इन विट्रो में आता है। अब आता है इन वीवो, मतलब इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है, आपने वो देखी है गुड न्यूज़ मूवी, उसमें एआई दिखाया था, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या करेंगे, अगर मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है, जैसे नॉर्मली 300 मिलियन स्पर्म निकलते हैं, उस मेल पार्टनर के पास तो लो स्पर्म काउंट है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्पर्म लेंगे हम और डाल देंगे इंजेक्शन में, और फिर इंजेक्शन को हम डायरेक्टली इंजेक्ट करेंगे, कहाँ पर, यूटरस या फिर वेजाइना में फीमेल के। हमने स्पर्म लिया मेल पार्टनर से और उसे इंजेक्ट किया कहाँ पर, यूटरस या वेजाइना ऑफ फीमेल के, उसे हम कहेंगे एआई। अब स्पर्म इंजेक्ट हो गया यूटरस या वेजाइना में, वो जाएगा फिर स्टमक और एम्पुलर जंक्शन पर और जाकर क्या करेगा, फ्यूज़न करेगा, जाइगोट बन जाएगा। तो कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, इनसाइड द वूमेन, इसलिए हमने कहा उसे इन वीवो। और इन विट्रो में कहाँ हुआ था, टेस्ट ट्यूब में। फिर आता है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, इसे हम कहते हैं गिफ्ट। अगर एक वुमेन है वो कांट प्रोड्यूस ओवम, वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट हैव सुटेबल एंडो, उसकी जो एंडोमेट्रियम है और जो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करती है वो सुटेबल है किसके लिए, एम्ब्रियो के लिए। तो क्या करेगी वो एक डोनर वुमेन से ओवम ले लेती है, इसे हम कहेंगे गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। क्यों, क्योंकि गैमेट का ट्रांसफ़र हुआ डोनर वुमेन से
उस वुमेन में जो कांट प्रोड्यूस देयर ओवम बट प्रोवाइड सुटेबल एंडोमेट्रियम एंड इन्वायरमेंट फॉर एम्ब्रियो।